चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 10th एक्सरसाइज। ये आपका लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट प्लानिंग कमीशन। हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1950, तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, फिर मतलब करेक्ट है, ठीक है। फिर द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर सी, इकोनॉमिक प्लानिंग इज टाइम बाउंड प्रोग्राम, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और फिर डी, इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जो प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, ठीक है। मतलब पहले से सारे ऑब्जेक्टिव्स फिक्स होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी एंड डी, ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हुआ, ठीक है। फिर सेकंड, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज 5 years प्लान। फिर इसमें से हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट है 4, उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान वॉज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, तो ये नहीं है। फिर सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एरिडिकेशन वर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 7th 5 year प्लान, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पर यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो बाय द सेकेंड 5 year प्लान फोकस्ड इंक्रीज ऑन फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड 5 year प्लान में ना इंक्रीज ऑन फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस नहीं था। फिर डी है, डेवलपमेंट ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3rd year प्लान, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें यहाँ पे बताना था इनकरेक्ट, तो हमारा इनकरेक्ट है सी, तो ऑप्शन नंबर 3 सी इज करेक्ट। फिर थर्ड, यहाँ पे पता है अभी क्या होता है, मैच द पेयर्स पहले 4-5 मार्क्स के लिए आती थी ना, अब ये मैच द पेयर्स एज अ चूज द करेक्ट ऑप्शंस दे देते, ठीक है, और वो भी सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, वो टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है। और 12th 5 year प्लान में क्या था, फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर नीति आयोग, ये क्या है, थिंक एंड टैंक ग्रुप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। फिर नीति आयोग वाइस चेयरमैन, ये कौन सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये देखो, पहले आप ऐसे मैच कर लेना, फिर जो ऑप्शन सही बैठे है उसे ऐसे टिक कर लेना, ठीक है। तो वह देखो, फर्स्ट का डी, 2 का सी, यहाँ पे जैसे जैसे है हमें वो देखते जाना, और फिर ये करेक्ट है तो इसे टिक कर लेना। फिर फोर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनेमिक चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर स्टेटमेंट 2, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट द बॉडी प्लान्स टू इम्प्लीमेंट वेरियस प्रोग्राम्स एंड ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक चेंजेस, तो देखो ये दोनों करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2, ये जो स्टेटमेंट 2 है ना, वो करेक्ट रिजल्ट है स्टेटमेंट 1 का, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। फर्स्ट, कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी, तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें ना समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, ये चैप्टर में आपको ना थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड फोर्थ बाय द गवर्नमेंट टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देम, तो थिंक एंड टैंक वाला ग्रुप जो होता है उसे ये बोल रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो इलस्ट्रेशन दिए मतलब सेंटेंस दिए, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है वो कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे फर्स्ट, साइली मदर मेंटेन्स अ बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर हाउस होल्ड पर्पस एंड प्लान्स द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली, तो इसे ना इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है ये इलस्ट्रेशन, इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि साइली मदर क्या कर रही है, वो अपना खर्चा देख रही है घर का, और उस हिसाब से वो कितना खर्चा करना है, क्या करना है, वो सब प्लान कर रही है, तो उसे इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक प्लानिंग। और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विथ द हेल्प
हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। फिर hence above illustration relates to the concept of economic planning where Siley's mother maintains a book of accounts for household purpose and plans the expenditure accordingly। तो ये लास्ट लाइन ना सेम टू सेम क्वेश्चन वाली जो है ना वही लिख देनी है हमें, ठीक है, और सिर्फ हमें hence लगाना है और फिर above illustration relates। फिर सेकेंड, Ramabai gets a subsidy on domestic LPG directly transferred to her bank account। आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या है? सर्विस डिलीवरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑफ 12th 5-year प्लान। ये जो इलस्ट्रेशन दिया है ना, ये क्या है? ये सर्विस डिलीवरी है और ये क्या होती है? 12th 5-year प्लान का एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है। द मेन एम बिहाइंड दिस पॉलिसी इज टू प्रिवेंट करप्शन, ठीक है। Fifth, third, to solve classroom related issues, the teacher forms a group of students. This group discusses the problems and finds solutions to it। तो ये क्या करता है? अपना क्लास मॉनिटर होता है ना, तो वो क्या करता है? वो सब जो क्लास की प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ एंड ऑल। तो यहाँ पे पता है इकोनॉमिक के हिसाब से ये थिंक एंड टैंक ग्रुप हुआ, मतलब वो जो प्रॉब्लम्स है उस पर थिंक करता है और फिर इम्प्लीमेंट करता है उसके सॉल्यूशंस पे। तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ये सारा। तो ये जो हमें एग्जांपल दिया है ऊपर, तो ये किससे रिलेट करता है? वो थिंक एंड टैंक से रिलेट करता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? थिंक एंड टैंक इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर गैदर्ड टुगेदर बाय अ पर्सन और organization in order to consider various problems, try and work out way of solve them, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दी फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका शॉर्ट कोड है FMAPCEO, ठीक है। देखो ये एक शॉर्ट कोड से लर्न इजीली होता है, मेरे को पता है, मैंने भी ऐसे ही किए थे। मतलब देखो ये जो मेन पॉइंटर्स है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे ना अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी आगे के स्टेटमेंट आप अपने ओन वर्ड से, या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो एफ यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर AP से है सर्वे, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स, प्लान पीरियड। और फिर आता है CEO से है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एंड एवल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपका इजी सा शॉर्ट कोड। आपको ये शॉर्ट कोड नहीं जमता तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बस बनाओ और लर्न करो अच्छे से आंसर्स। फिर देखो क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स बाय अलोकेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। फिर हमें इसके फीचर्स लिखेंगे। देखो आंसर का ना एक तरीका होता है लिखने का। पहले सबसे पहले क्या पूछा है? फीचर्स ही पूछे हैं यहाँ पे, पर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन भी लिख देंगे यहाँ पे। तो जो पेपर चेक करता है ना उसको अच्छे से समझ में आ, वो अच्छे मार्क्स दे आपको। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारा पहला फीचर है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस इन द प्लान्स एज पर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? प्री डिटरमाइंड होती है, मतलब उसके जो टारगेट्स है वो पहले से डिसाइड करे हुए होते हैं, बट उसे ना फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, क्योंकि एज पर इम्प्लीमेंटेशन जब इम्प्लीमेंट करते हैं उस हिसाब से जब भी अगर कुछ प्लान चेंज करना रहा तो वो इजीली चेंज हो सके, ठीक है। फिर mobilization of resources. The resources needed for planning are mobilized through various sources like taxation, domestic saving, deflect financing, public debt, external assistance, etc. अब a comparative survey of the economic is undertaken regarding the availability and utilization of human and natural resources. फिर priorities and targets. Priorities are the fixed according to the importance of each sector for accelerating economic development. Target is the concert step towards the attainment of objectives. फिर प्लान पीरियड, फिर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये क्या होते हैं? जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। जैसे मतलब 5 साल अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की, हमने अच्छे खासे ग्रो किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो कंटिन्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन, स्टेट्स ऑफ कंट्री ऑल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलॉन्ग विथ सेंटर, दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज इंश्योर्ड।
फिर evaluation, periodic assessment such as mid-term appraisal is done to incorporate necessary changes in priorities and targets of plan. ठीक है, लास्ट वाला है ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट फीचर्स है इसका ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल. तो देखो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या, वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं और वो क्या होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं. रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स यानी अगर सोचेंगे हम कि इंडिया में से मतलब कुछ 0.1% भी पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं. तो ये रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ. तो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव और फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक प्लानिंग में पहले से क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं. फिर सेकेंड, एक्सप्लेन द टारगेट्स ऑफ 12th 5-year प्लान. तो 12th 5-year प्लान के क्या क्या टारगेट्स थे हमें वो बताने. फॉलोइंग वर द टारगेट्स ऑफ 12th 5-year प्लान. देखो आंसर का ना फॉर्मेट अच्छे से ऐसे रखना, ठीक है, पेपर में भी. फिर फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो पहला टारगेट था इकोनॉमिक ग्रोथ. तो उसमें क्या क्या था, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एट 8% टू बी अचीव्ड. फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एट 4.0% टू बी गेन्ड. फिर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट 10% टू बी अचीव्ड. फिर एवरी स्टेट मस्ट हैव अ हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लान देन व्हाट वाज अचीव्ड इन 11th प्लान. जो तो 11th प्लान में जो अचीव्ड हुआ था उससे ज़्यादा ग्रोथ 12th प्लान में होनी चाहिए. फिर सेकेंड टारगेट था पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट. ये क्या है, गरीबी हटाओ, रोजगारी बढ़ाओ. टू रिड्यूस हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी बाय 10%. और फिर सेकेंड पॉइंट है टू क्रिएट 50 million न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्म सेक्टर. नॉन फार्म सेक्टर यानी नॉन फार्मिंग सेक्टर, मतलब हमारा इंडिया फार्मिंग सेक्टर में ज़्यादा घुसा हुआ था पहले, ठीक है. अभी नॉन फार्म सेक्टर्स में भी सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं और बहुत सारे खुले भी है. फिर थर्ड एजुकेशन, मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू इंक्रीज 7 years बाय द एंड ऑफ 12th प्लान. फिर एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू स्किल डेवलपमेंट. फिर एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल इनरोलमेंट बाय एंड ऑफ दिस पीरियड. एलिमिनेट जेंडर गैप मतलब जेंडर वो लड़की नहीं पढ़नी चाहिए, लड़का ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए. और सोशल गैप, तो ये सारे रिड्यूस होने चाहिए ये प्लान के एंड तक. ये सारे टारगेट्स थे. फिर फोर्थ क्या था, हेल्थ. रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1%. फिर रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 years to half of NFHS 3 levels. तो अंडर न्यूट्रिशन यानी जो बच्चों को न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिल पाता, तो वो चिल्ड्रंस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है. तो उनके बीच में जो अंडर न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम थी उसे रिड्यूस करनी है. Fifth, infrastructure. Investment in infrastructure to be increased to 9% of GDP. फिर connect all villages with all weather roads. फिर third, increase in rural television and telephone density to 70%. Sixth, environment and sustainability. Increase green cover by 1 million hectare every year during the 12th plan period. हमने अगर पेड़ काटे हैं तो हमें पेड़ अब उगाने भी पड़ेंगे, ठीक है. तो ये इंक्रीज, ये सारे टारगेट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं अभी के लाइफ को देख के, ठीक है. इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. फिर 7, सर्विस डिलीवरी. प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू 90% इंडियन हाउस होल्ड बाय एंड ऑफ दिस प्लान. फिर मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरीज टू बी शिफ्टेड टू डायरेक्टली कैश ट्रांसफर बाय यूजिंग द आधार प्लेटफॉर्म लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट्स. तो ये सारे ना टारगेट्स थे, ठीक है. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. अपने वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. ये जो मतलब ये मेन चीज़ याद कर लो, 8%, 4.0%, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. ये इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको. फिर थर्ड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नीति योगी. First, structure and governing council, comparison of the chief ministers of all states and governors of union territories. फिर regional council, this would be formed to address specific issues contagious impacting more than one state or region.
फिर थर्ड, स्पेशल इन्वाइटीज, दिस वुड इंक्लूड एक्सपर्ट स्पेशलिटीज एंड पार्टी न्यू ओनर्स विथ रिलेटिव नॉलेज एंड हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. फिर फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, फुल टाइम मेंबर्स 5 और पार्ट टाइम मेंबर्स 2. फिर एक्स ऑफिसो मेंबर्स, मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO to be appointed by Prime Minister for a fixed tenure in the rank of Secretary to the Government of India. फिर लास्ट, Secretariat as deemed necessary. तो ये सारे ना देखो स्ट्रक्चर एंड नीट आयोग का, ठीक है. तो ये ना आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. आप इसे ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो, ये SP OCM जैसा नहीं है, ये इकोनॉमिक्स, इसमें लर्न करना पड़ेगा आपको थोड़ा. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. शेयर्ड नेशनल एजेंडा, फिर स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन. तो ये सारे हैं हमारे फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिर अदर फंक्शंस. फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. तो प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन 15 मार्च 1950 और नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015. ये सारे ना आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है. और ये डिस्टिंग्विश शायद बहुत कम मार्क्स के लिए आते हैं इकोनॉमिक्स में, शायद 2 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते. तो यही सारे पॉइंट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारे मतलब 4 से 4 तो लर्न कर लेना अच्छे से पर, ठीक है. उसमें भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेट गवर्नमेंट हैव मोर सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले अंडर नीति आयोग. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट से हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. तो ये सेंटेंस राइट है, तो येस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. फिर रीजंस लिखेंगे हम. एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखना, ठीक है. पहले येस आई डू एग्री विद स्टेटमेंट, फिर रीजंस, और उसके नीचे 4 से 5 पॉइंट्स. Under the Planning Commission, there was a one-way flow of policy from central government to state government. In Niti Aayog, the flow of policy is from central government to state government and state government to central government between the ministers. In the policy making of central government, state government will work closely with the center. Governing Council of Niti Aayog consists of all chief ministers of states. तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंसिस्ट मतलब सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पे हर स्टेट्स के. तो 10 स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले अंडर नीति आयोग, ठीक है. सेकेंड, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू नीति आयोग. तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट एग्री है या डिसएग्री हम. तो येस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. रीजंस, द प्लानिंग कमीशन एंजॉयड द पावर्स टू अलोकेट फंड्स to ministry and state government. Second, Niti Aayog think tank is an advisory body that performs the functions of allocation of funds. On the 31st January 2015, Planning Commission was replaced by Niti Aayog for making policies and to implement them. Niti Aayog aimed at expanding the role of states, making the role of the state stronger in collaboration with the center. Third, the objective of 12th 5-year plan was to be achieved faster, sustainable and inclusive growth. Yes, I do agree with this statement. Reasons, 12th 5-year plan aims at a GDP growth rate of 8%. It seeks to achieve 4% growth in agriculture sector. तो हमने जो वो टारगेट्स देखे ना उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. If aim to generate 10 million work opportunities in non-farm sectors and providing skill certificate connecting all villages of country with all weather roads. तो जो हमारे टारगेट्स थे ना 12th ईयर प्लान के, आप इसमें उसमें से कोई भी यहाँ पे लिख देना, ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो आपको ये पैसेज दिया रहता है, इसमें से ही आपको फिर बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है. तो देखो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड. तो हमारे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है. तो पार्लियामेंट में होता है, तो यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट.
फिर सेकंड, व्हाट ऑल एक्सपेंस आर कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग द बजट। तो यहाँ पे दिया होगा हमें चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर आर सजेस्टेड इन दी बजट, मतलब changes in tax structures, provisions for allocating expenditure on defense, education, research and development। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे हैं। beside this provisions are also made for allocating expenditure on defense, education, research and development। तो सारे आंसर्स आपको ये पैराग्राफ में ही दिए होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड, वाई इज द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट शिफ्टेड टू 1st of February। तो देखो, द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट हैज बीन शिफ्टेड टू 1st of February everywhere। दिस enables जनरेशन ऑफ फंड्स वेल इन एडवांस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये यहाँ पे हमें वही लिख देना है। ठीक है, खत्म, हमें बस इतना ही करना है, ये बहुत ईजी है। फिर फोर्थ, एक्सप्लेन द टर्म बजट। अ बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ईयर। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और हमारा इकोनॉमिक्स की चैप्टर सारे एक्सरसाइज हो गई है। इसके पहले की जो एक्सरसाइज चाहिए वो प्लेलिस्ट में दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो प्लेलिस्ट में हर चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो इसके बाद से अभी मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर आप सबको चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।